मकड़ी है इसका उन्वान। मकड़ी का जाल। एहसास है क्या तहदार सोच में फिक्र के दागों से बना मकड़ी का जाला, और मकड़ी दागों की उलझती गर्ह सुलझाने और सुलझी ग्रहों को उलझाने का हुनर, जो कभी एहसास को जगाने का काम कर जाती है और कभी उसे गहरी खामोशियों के सुपुर्द करके मीठी नींद सुला देती है। हुनर निचोड़ है सोच, फिक्र और एहसास की तकमील का। हुनर से फैल लाजिम है और फैल सरजद हो जाता है, उसी की सरजनिश होती है या सताइश। मकड़ी जब उलझाव और सुलझाव की उलझन में फंस जाती है, वो दागे बुनना भूल जाती है। हुनर के तख्लीकी पुरुषों को जंग लग जाता है, वो काम करना छोड़ देते हैं। तख्लीकी अमल रुक जाए तो सोच मुंजमद हो जाती है। सोच का मंबा तो अक्ल है और अक्ल के सोते खुश्क हो जाते हैं। मैं इस मकड़ी की उलझन सुलझन के दो पार्टों में पिस रहा था। मेरा एहसास शायद मर चुका था। अगर मरा नहीं था तो मेरी हुनर की चाबी किसी तरह जंग आलूदा जरूर हो चुकी थी। मैं क्या था, मैं कौन था, मैं क्यों था? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे एक शख्सियत उभर के आ जाती है, काम जिसकी पहचान बन जाती है। मेरी पहचान गुम थी, न मेरी सोच का आकार ठीक था, न ही मेरा काम मेरी पहचान थी। मैं होने के बावजूद भी तो जैसे था ही नहीं, जैसे मेरे वजूद का कोई माना ही नहीं था, कोई मकसद ही नहीं था। उसके लक्षण उनको ठीक नहीं लग रहे थे, यही बोले थे वो। उसकी गजाल आंखें, उसके दराज गेसू, उसका सजने संवरने का दिलकश अंदाज और उसका बेबाक रंग ढंग, वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। उनको भी नहीं जिनके हाथ बहुत लंबे थे। सिर्फ लंबे ही नहीं थे बल्कि उनके हाथ बारूद भरे थे, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। ये लोग जब किसी के दुश्मन हो जाते थे तो उसकी पुश्त पर चाहे पूरा गांव ही खड़ा क्यों ना होता, ये पूरे का पूरा गांव बारूद की हल्की चुटकी से राख का ढेर बना देते थे। वैसे भी उनके सामने हर कोई झुकता था। वो ताकतवर थे और ताकतवर के सामने हर कमजोर शख्स झुका रहता है। ताकतवर भी खुद को वक्त का खुदा समझता है। उसको झुके हुए लोग अच्छे लगते हैं। ये सारे ताकतवर बारूद के सौदागर उस गजाला के दीवाने थे। हर कोई दूसरों से आंख बचाकर उसे आंख भरकर देखना चाहता था, उसे अपनी अय्याशों के लिए नंगा करना चाहता था, वो भी एक दूसरे को कानों कान खबर किए बगैर। लेकिन वो मेरी दीवानी थी। दीवानी? हाँ, तब मुझे यही लगता था। सिर्फ लगता ही नहीं था, मुझे उस पर यकीन भी था। तभी तो वो किसी की परवाह किए बगैर मेरी हो गई थी। हमारे दिल सुहाने और रातें रंगीन थी कि वो सब बारूद के सौदागर उस गजाला के दीवाने थे। हर कोई दूसरों से आंख बचाकर उसे आंख भरकर देखना चाहता था, उसे अपनी अय्याशों के लिए नंगा करना चाहता था। वो भी एक दूसरे को कानों कान खबर किए बगैर। लेकिन वो मेरी दीवानी थी। दीवानी? हाँ, तब मुझे यही लगता था। सिर्फ लगता नहीं था, मुझे उस पर यकीन था। तभी तो वो किसी की परवाह किए बगैर मेरी हो गई थी। हमारे दिन सुहाने और रातें रंगीन थे कि वो सब कूद पड़े। उन सब ने अपनी अपनी जगह मजबूत और चुस्त प्लान बना लिया था। लेकिन ये उनकी बदनसीबी थी, सबसे पहले मैं आ गया था। एक लम्हे के हजारवें हिस्से में हमने एक दूसरे की नीयत पहचान ली। मैं पहला बागी बना था, फिर हम सभी एक दूसरे के बागी बने। लेकिन मैं कोई परवाह किए बगैर उनसे भिड़ गया। नाकामी उनकी मौत बनती, वो कहां बर्दाश्त करते। उन्होंने सारा शीशा पिघला कर मेरे शरीर में उतार दिया, लेकिन उन्हें फिर भी भागना पड़ा। उससे खराश तक भी न आने दी। वो सलामत थी और उसकी इज्जत भी महफूज थी। मैं तो उसे अपना फर्ज समझकर भूल भी जाता, लेकिन वो मेरी और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। मैं बच तो गया, लेकिन मेरा आधा शरीर बेकार होकर रह गया था। तब वो देर तक मुझे सहलाती रहती थी, मुझे अपना मुहसिन, अपना प्यार बताती रहती थी। मैं भी उसके झांसे में आ गया। नहीं, वो झांसा थोड़ी था, वो तो मेरी खुदगर्जी थी, मेरा लालच था, एक अपाहिज की खुदगर्जी, या उसे डूबते को तिनके का सहारा कहिए, जो भी था। लेकिन उसे लालच से मबारा तो नहीं कहा जा सकता। जज मेरा क्या फैसला सुनाता, वो मुझे क्या सजा देता, मुझे उस पर हंसी आ रही थी। लेकिन मैं खुश भी हो रहा था। मैं देखना चाहता था जज मुझे क्या सजा सुनाएगा।
तब मुझे जज की सोच, उसकी अक्ल पर बहुत हंसी आ रही थी। मैं बहुत देर तक उस पर हंसता रहा, उसके फैसले पर कह के मारता रहा। उसके प्यार की बातें परतें अब खुल चुकी थी। वो मुझे बेकार शेर समझकर बेअदनाई का शिकार बना रही थी। मेरे अपाहिजपन का भरपूर फायदा उठा रही थी। वो मेरी सोचों में अपनी मकड़ी के जाले बुनने की कोशिश करती रही और कामयाब भी हो गई। मेरी तख्लीकी पुर्जों में सम की मोहरिक भी हुई थी। साथ ही मेरे एहसास को कुचुके भी लगाई जा रही थी कि देख, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे सामने कर रही हूँ और डंके की चोट पे कर रही हूँ। मैं तो पहले उसे अपना वहम समझकर टालने की कोशिश करता रहा। फिर ऐसा करना उसका भूलापन लगा, लेकिन जब सोच के ताने बाने बिखेरने में उसकी सीधी मुताबिक थी तो यकीन हो गया कि उसकी जिद थी। वो जानबूझकर मेरे टूटे फूटे वजूद के साथ साथ मेरी जहनी हिस्स को भी अपाहिज बनाना चाहती थी। हाँ, ये उसका भूलापन नहीं था, मेरी सोच का बिखराव भी नहीं था, बल्कि उसकी जिद थी। मुझे मेरे जिस्म के साथ साथ मुझे जहनी तौर भी अपाहिज बनाने की जिद। जज ने मुझे फांसी की सजा सुनाई थी। ये भी कोई सजा थी? फांसी पर तो मैं बहुत पहले चढ़ चुका था, फिर कई बार कुस्तों में चढ़ा था। जब मैं अपाहिज हो गया और मेरी दीवानी, सबसे पहले मैं गफलत की सूली चढ़ा और अपनी फिक्र के गले में फांसी का फंदा डलवा दिया था। मेरी सोच के हाथ पांव बांध दिए गए और मेरी हिस्स के बेरौनक चेहरे को पर काला मास्क चढ़ा दिया गया। मेरी सोच के हाथ पांव बांध दिए गए और मेरी हिस्स के बेरौनक चेहरे पर काला मास्क चढ़ा दिया था। जिस दिन वो मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते साथ वाले कमरे में मेरी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, मुझे जज्बात के सुलगते तवे पर लुटाकर खुद वासना के ठंडे शावर से नहाया करती थी। वही तो दिन था जब मेरी सोच मुंजमद हो गई थी। मेरी तख्लीकी हुनर जंग आलूदा हो गया था। मेरा तख्लीकी हुनर जंग आलूदा हो गया था और मैंने दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन तब मैं जिंदा कहाँ था और वो उनका कत्ल कहाँ था? मैंने कब किसी को मारा था? वो मेरी सोच की मकड़ी का कत्ल था, जिसने जाले बनाने छोड़ दिए थे, जो मुझे मेरे एहसास तले ही मार देना चाहती थी। इससे पहले कि वो मकड़ी मुझे मार देती, मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब जिससे जज ने मौत की सजा सुनाई थी, वो मुर्दा मकड़ी का मरने का एहसास था। एहसास को भी कभी फांसी लगी है क्या? बार बार कौन मरता है? एहसास भी नहीं। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। खूबसूरत एहसासात, ख्यालात और कहानी। बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। या सईद साहब, आपने इस कहानी के हवाले से क्या महसूस किया? कहानी के हवाले से तो मुगली, मैं देख रहा था कहीं मुगली है यहाँ पर, जिसे ज्यादा बुना अच्छा, यहाँ पर तो कहीं नजर नहीं आया। अच्छा, आइडिया तो ठीक है, इसमें प्लाट जैसे है। हाँ, तो इसमें अब ये अफसाना जो है आम करी के लिए नहीं है। अफसाने गौर में पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप बात सुनिए। तो ये खास कारी के लिए है, क्योंकि उसको समझने के लिए उसको बहुत फोकस करना पड़ेगा। कहाँ से क्या किया है आपने, ये ख्यालात, ऐसा मुगली कौन है, जज, और फिर हालात कैसे हो गई। तो इस फनी तौर पर अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी पढ़ा है मैंने, मेरे ख्याल से 2 बार पढ़ा है, इसलिए मुझे इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि ये गाँव जो आप इस्तेमाल किया, उसको छोड़िए, उसको बस्ती लगाइए वहाँ। सारा गाँव उसकी पोस्ट लगा, ऐसा नहीं बस्ती। हाँ, बस्ती जा रहा है इससे। सलमान समद हमारे दरमियान है, जिन्होंने फरमाइश की थी। इस कहानी के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? काफी मुमकिन है। हमने कैसी कहानी लगी और इन्होंने कैसे पेश की? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहानी की बुनियाद बहुत अच्छी है और ये कहानी और एक फनकार के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक तफहीम का मामला है, वो कालीन की सतह मुख्तलिफ होती है जी, तो इसलिए हर कहानी हर एक की समझ में आए कोई जरूरी नहीं है। ये सही। और अगर कहानी अपना एक तबका बनाए कालीन का और फहम के लिहाज से उस तबके को मुतासिर करे, तो कहानी की कामयाबी कही जा सकती है। तो मजमूई तौर पर तासुर बहुत बेहतरीन रहा, मुस्बत अंदाज में आप कमेंट आ रहे हैं। बयानिया जो है इशरत ज़हीर साहब
डॉक्टर साहब जी, दिलबाग साहब आपने की बात करना जाकिर फैजी साहब का अफसाना भी सुना जी। और राजा यूसुफ साहब का भी। दो अलग अलग जगह हैं तो दो अलग अलग फिक्रे हैं। कहानी में इनकी कहानी मकड़ी जो अभी मैंने महसूस किया, इसमें इनका अंदाज बयान रवा है और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ट्रीटमेंट के लिहाज से ये कहानी कामयाब कहानी कही जा सकती है। और कहानी वो शख्स जो सुन रहा है वो बिल्कुल अपने आप को कहानी के साथ बंधा हुआ महसूस करता है। ये कहानी की खूबी है। और फैजी की कहानी में भी एक खास माहौल क्रिएट हुआ है। और आज की कहानी में मवाद और अलामतें पीछे रह गई हैं। कहानी बयान करने का जो स्टाइल है वो असल रह गया। हाँ। तो फैजी साहब ने भी अपने स्टाइल को बरकरार रखा और बहुत खूबसूरती से उसको अंजाम तक पहुंचाया। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब अभी कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब ने तो अपने हाँ, ख्याल एक बात ये इसमें था कि तस्वुरात में तजरिए थे इसमें तजरिए की पाक जो है ना। जी जी सर। हाँ आपके इसमें, लेकिन फनी तौर पर ठीक है, वो नहीं है कि ठीक नहीं होती। जी जी सर। तो अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा खूब है। जैसे जनाब साहब साहब सदूर ने फरमाया कि इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है जो इसकी जबान है ये आम फाम है, सुनने के काबिल है और एकदम से आदमी कहानी के मफहूम तक पहुंच जाता है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो और हम महसूस हो दोनों अफसाना निगारों को मुबारकबाद। वो तो है ही। हम चलिए शुक्रिया चिराग साहब, शुक्रिया डॉक्टर रियाज साहब, पेश करते हैं। शुक्रिया इशरत जहीर साहब और शुक्रिया आप दोनों अफसाना निगार हजरात का। शुक्रिया साहब, खुदा हाफिज।